फीलिंग नर्वस, फीलिंग लाइक कि सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सता रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा जवाब नहीं है जो सोल को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। और फिर कोई आता है आपसे पूछता है कि बताओ क्या तकलीफ है, लेट मी हेल्प यू आउट, देन यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर हिम और हर, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि वो सामने वाला आपको क्या जवाब देने वाला है, क्या एक्सप्लेनेशन देने वाला है, बिकॉज मे बी जवाब वही है ना, बट स्टिल इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। कंक्लूजन, इसी ईरा से गुजर रहे हो ना, आई एम गोना सॉल्व ऑल योर क्वेरीज इन दिस वीडियो। इसके बाद आप में एक चेंज नज़र आएगा। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको चेंज नज़र आएगा। क्या? आई विल डिसअपियर आफ्टर अ मिनट। सिर्फ मेरी आवाज़ रहेगी और उस आवाज़ को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, विद अटमोस्ट फोकस, अटमोस्ट अटेंशन एंड अटमोस्ट केयरफुलनेस। ऑफ कोर्स आवाज़ मेरी खराब है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आपको लग रही होगी, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा इट इज़ अर्जेंट. That's why I am making this video having a very bad throat. I have, taken so many medicines before shooting this video out. Still I am late, I know. I'm sorry for that. So you now know कि ये कितना ज़्यादा urgent है और कितना ज़्यादा important है ना? This is a transformational video. इस वीडियो के बाद आपका एक confident approach develop होगा, एक नया confident self आपका जनरेट होगा, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देगा और CDS2 2023 एग्ज़ाम को पार भी करके जाएगा। ओके, मैं ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ऑफ माई इंटेंशन एंड माई अप्रोच। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी माई फॉलोअर। मैं फॉलोअर बनाना नहीं चाहती हूँ आपको। आई वॉन्ट यू टू बिकम केपेबल। आई वॉन्ट यू टू बिकम इंटेलेक्चुअल, माइंडफुल, थॉटफुल, ओपिनियटेड और सही मायने में एन ऑफिसर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। मैं आपको पपेट ऑफिसर नहीं बनाना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी माई फॉलोअर। सो इट इज़ माई इंटेंशन, इट इज़ माई प्योरिटी टूवर्ड्स यू। दैट्स वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो रहने वाली है। हर एक क्वेरी को जाने, ठीक है। आपका सबसे पहला डाउट ये सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे है ना आप टाइम लाइन में इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देना। इफ़ यू आर लिसनिंग टू इट, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली स्किप टू द गुड पार्ट किया है, मतलब स्किप टू द स्लाइड किया है, बट इफ़ यू आर वॉचिंग मी एंड हियरिंग मी एट दिस पॉइंट, नीचे कमेंट में ना इस टाइमलाइन को मार्क करके इंपॉर्टेंट ज़रूर लिखना, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दिस। वाई? देखो, आपके मन में ये डाउट है ना कि क्या ये अटेम्प्ट मेरे लिए है या नहीं। नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करके दूँ अटेम्प्ट। इतने कम टाइम में क्या हो पाएगा मेरा? कुछ भी। ऑनेस्ट आंसर दो मुझे कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए आई एम गोना टेल यू अ फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगा कि भाई ये जो टाइम है, ये जो मुहूर्त है, वो बिल्कुल सही है। हाउ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन के 4 पैरामीटर्स होंगे आपके। M is equals to E into B divided by I into D। समझ आया? ये 4 पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं? M stands for motivation, that is directly proportional to E and V. E stands for expectations। ठीक है, कि आपको इस एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस कितनी है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या आपके बस की बात है या नहीं है। अभी नहीं है, आई नो दैट, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। आई नो दैट ये एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे कम हो रही है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन कम होता जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सो इस वीडियो के बाद वो दिक्कत नहीं आएगी। सो कंग्रेचुलेशंस। सेकेंड पैरामीटर इज वैल्यू। V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है कि आप जिस भी चीज़ के लिए राइट नाउ मोटिवेटेड हो, क्या उसकी वैल्यू आपकी ज़िंदगी में है। What are you preparing for? You are preparing for combined defense services exams. उससे क्या होगा? आप ऑफिसर बनने वाले हो डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। क्या इसकी वैल्यू है? What am I asking? Of course, 100% yes. इसका आंसर हेल येस होना चाहिए, है ना। सो इसमें कोई शक नहीं है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मोटिवेशन जाएगा। अब देखते हैं 2 पैरामीटर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
फर्स्ट इज इम्पल्सिवनेस। जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा उतनी कम इम्पल्सिवनेस होगी, या तो इसे आप वाइस वर्सा भी कह सकते हो। इम्पल्सिवनेस से आप समझते क्या हो? इम्पल्सिवनेस इज नथिंग बट कि आपके मूड का कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, आप कितने जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। फोन पे कोई नोटिफिकेशन आया, ओके लेट मी क्विकली सी थ्रू इट, तुरंत से मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, तुरंत से ये हो गया, घर वालों से लड़ाई हो गई, अब तो मेरा मूड खराब हो गया भाई। सुबह उठ के प्लान जो बनाया था सारा गया भाड़ में, न्यू झगड़ा हुआ है, न्यू लड़ाई हुई है, नई चीज डेवलप हुई है जिंदगी में। जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड एंड बी सैड अबाउट इट। ये होता है इम्पल्सिवनेस। जितना ज्यादा अपनी इम्पल्सिवनेस होगा उतना ही कम मोटिवेटेड आप होंगे। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि आप जितना जल्दी मोटिवेट होते हो उनसे कहीं ज्यादा जल्दी आप डीमोटिवेट हो जाओगे। सो यू नीड टू हैव स्टेबिलिटी देयर। इसके लिए भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आगे वीडियो में देखेंगे। एंड लास्ट पैरामीटर इज डिले, और ये पैरामीटर को आप और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टार करके टाइमलाइन में डाल देना। डी स्टैंड्स फॉर डिले। डिले का मतलब क्या है? कितना टाइम बचा है। अगर आपके एग्जाम को 1 साल बचा है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होंगे इस एग्जाम के लिए। स्पेशली जब मैं मोटिवेशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रीम कि हाँ भाई मैं चाहती हूँ, चाहत तो हर किसी की होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शंस लिए जा रहे हैं हमें। 2 साल बाकी होंगे, हम इतने एक्शंस नहीं लेंगे। 1 साल बाकी होगा, फिर हम शुरुआत करेंगे कि ओके लेट मी स्टार्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम। 6 महीने बाद हो बाकी होंगे आपके एग्जाम के, और सीरियसनेस आती जाएगी। और जब 1 महीना बचा होगा, 15 दिन बचे होंगे, 10 दिन बचे होंगे, 1 हफ्ता बचा होगा, जितना डिले पीरियड कम होता जाएगा ना, उतना ज़्यादा मोटिवेशन होता जाएगा। इसे आप अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, है ना। 10 चैप्टर एक दिन में कैसे पढ़ते थे एग्जाम के 1-2 दिन पहले? हाउ वाज इट पॉसिबल? क्योंकि डिले कम था, इसलिए मोटिवेशन ज़्यादा था कि खत्म हो जाएगा। क्यों 6 महीने पहले नहीं हुआ? बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। सो ये सारे पैरामीटर्स हमें शो कर रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स अपने सही जगह पे है, एंड दिस अटेम्प्ट इज योर अटेम्प्ट। 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं सीरियस एग्जाम के लिए, हार्डली 1 lakh appears for it, and among 1 lakh people 6,000 clears this exam. It is way too less. अगर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम से कंपेयर करोगे ना, it is way too less. और शायद ऑनर भी दूसरे एग्जाम से मैच नहीं कर पाओगे, तो स्टार्ट डूइंग इट। इससे पहले ये बात किसी और को पता चले और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले इस एग्जाम में टर्न हो जाए, निकल जाओ इस लूप से, बन जाओ अफसर। Let us get started with the video. इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन के बारे में बताने वाली हूँ कि अभी के टाइम में आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई नो दैट आपका सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। सो वो खत्म ना होने की वजह से क्या उसे पूरा करना इज अ राइट डिसीजन, और या आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन मतलब जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको वापस से देखना, रिवीजन। किस तरीके से आप न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे, क्यों करोगे भाई? बिकॉज इट इज नीडेड। आगे मैं आपको बताऊंगी कि वाई इट इज नीडेड, क्या आपको करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, राइट। उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाली हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी आपको मोटिवेशन का फॉर्मूला दिया है ना। अगर भाई स्किप कर दिया है मेरी वीडियो को तो उस वापस से जाके देख लो। 1.25x करके देख सकते हो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू हियर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइंड। जी के सब्जेक्ट फॉर्मूला इसे बोलते हैं, प्रियोरिटी फॉर्मूला भी बोल सकते हो, रिवीजन प्रियोरिटी फॉर्मूला। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई आप क्या इग्नोर कर सकते हो और क्या आगे लेके चल सकते हो। फाइन, एंड देन विल बी टेलिंग यू अबाउट इफेक्टिव एंड फास्ट रिवीजन टेक्निक, और देन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपकी सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। ऑलराइट, चलो ठीक है, इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं। सिलेबस कंप्लीशन या रिवीजन अभी का आपको करना चाहिए। आई टेल यू कि देखो भाई, सिलेबस कंप्लीट करने का कोई भी मतलब नहीं है इफ यू हैवंट रिवाइज्ड इट। आप इसको रिवीजन को अल्ट्रा प्रायोरिटी में रख सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ लिख के ऐसे समझाने वाली हूँ, बिकॉज कभी कभी जीरो से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, रॉ तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है। फाइन, ठीक है। रिवीजन इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग है भूलने के लिए बना है। इतना स्टोरेज करोगे ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उतना ही ज्यादा आप भूलते जाओगे, है ना। क्या कह सकते हो? मेमोरी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
है ना। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा कि आपने उसको देखा और आप अभी भी एक पैनिक स्टेट में हो, पैनिक स्टेट में आपने जो भी पढ़ाई करी है, यू विल टेंड टू फॉरगेट इट। तो कोई फायदा नहीं होगा आपके सिलेबस कंप्लीशन का अनलेस अनटिल आपने रिवीजन ना किया हो। सो डू नॉट रीड एनीथिंग इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज इट। ठीक है, ये हो गई बेसिक बात। नेक्स्ट बात आपके लिए बताती हूँ कि योर सक्सेस इन एग्जाम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू डू इन द लास्ट स्टेज। मतलब ठीक है, बहुत बच्चों ने लास्ट के 6 महीने में, 1 साल में बहुत तैयारी करी, कंग्रेचुलेशंस। वो आपको जरूर इन्फ्लुएंस करेगा कि लास्ट डेज में आपको जरूर सपोर्टिव होगा, है ना। बट अगर मैं आपको अपना 12th क्लास का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, अगर 12 महीने पढ़ाई करनी थी इसमें, है ना, मैंने 9 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। लिसन टू मी एंड माई स्टोरी वेरी वेरी केयरफुली। 9 महीने मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, आई वॉज अहेड इन दी स्कूल, आई वॉज अहेड इन दी ट्यूशन जिस अकेडमी में मैं जाया करती थी। मेरे सारे कलीग्स मुझसे डाउट्स पूछने आया करते थे कि ओके शिवानी, यू हैव गॉन थ्रू इट, मुझे बता दो वगैरह वगैरह करके। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन लास्ट 3 months। लास्ट के 3 महीने में क्या हुआ, अचानक से पढ़ने का मूड उड़ गया पूरा। मतलब ऐसा सच कोई इवेंट नहीं हुआ था कि घर पे कुछ हो गया या लाइफ में कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट स्टिल इट हैपेंड। पता नहीं, पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ, अचानक से सब छूट गया। सब धीरे धीरे और फोकस्ड होते जा रहे थे और मैं धीरे धीरे चीज़ों को लूज करती जा रही थी। एवरीवन वाज बिलीविंग कि मैं 12th क्लास में फर्स्ट आ सकती हूँ, बट यू नो व्हाट हैपेंड, आई वॉज नॉट इन टॉप 5। एक्चुअली हमारी क्लास में 11 ही बच्चे थे, ठीक है। सॉरी। सो या दिस इज माई 12th क्लास का एक्सपीरियंस। इससे क्या पता चलता है, यू नो व्हाट यू डू इन लास्ट डेज ना, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, है ना, आप क्या सोचते हो, आप क्या बिहेव करते हो और अपने दिमाग में क्या कुछ कल्टीवेट करते हो, दैट विल हैम्पर अ लॉट कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सो आपको अपना बिहेवियर राइट रखना है। अभी आगे मैं बताती हूँ हाउ कैन यू डू दैट। हमें नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी तक जो था, जैसे था, बढ़िया था, खराब था, दैट्स ओके। नई लाइफ यहाँ से हमें स्टार्ट करनी होगी। अगर हमें नई लाइफ स्टार्ट करनी है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जो हम नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी जो हम अभी कर रहे हैं, है ना। इट इज़ मिक्स ऑफ ऑल। न्यू लाइफ यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। जैसे क्या करेंगे हम इस न्यू लाइफ में, हम इस न्यू लाइफ में, है ना, जितने भी सोशल मीडिया हैं, एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मैंने सारी सोशल मीडिया साइट से एग्जिट ले लिया था, है ना, क्योंकि यू नो हर चीज़ से, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा पे तो आई वॉज ऑलरेडी नॉट देयर। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है ना, यूट्यूब, मैंने सबसे एग्जिट ले लिया था, है ना। बस अपने काम पे फोकस, कोई स्टिमुलस, मुझे एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए कि किन के बीच में दोस्ती हो रही है, किन की दोस्ती टूट रही है, कुछ दिन तक नहीं। कुछ दिन में हमारी एग्जाम है, प्लीज उसके बाद हम सारे ड्रामे एंजॉय कर सकते हैं। मे बी दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि अब के ईरा में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया डिपेंडेंट हम हो गए हैं। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया से मिल रही है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ तो कर ही सकते हैं, है ना। जस्ट टर्न ऑफ ऑल दी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, है ना। मोटिवेशन क्या था हमारा, एक्सपेक्टेशंस इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। इस इम्पल्सिवनेस को कम करने का ये तरीका है कि ना दिखेगा, ना आप स्टिमुलेट होंगे। आप अपना ब्रेक टाइम होगा तब जाके देख लो कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है या क्या है, ठीक है, ओके। टाइम, भाई टाइम आपको अभी बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा।
चीज़ों को डिवाइड करते हुए चलना पड़ेगा। इस पे मैं आगे भी बात करूँगी, ठीक है। हमें नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, नोट्स देखने पड़ेंगे हमें कि भाई व्हाट इज़ नीडेड, व्हाट इज़ नॉट नीडेड। चीज़ों को जितना शॉर्ट अपने दिमाग में दोगे ना, आपका दिमाग एक्चुअली आपका दुश्मन की तरह काम करता है, यू नो। जितनी छोटी चीज़ आप उसे फीड करोगे ना, उतना इट इज़ ईजी फॉर इट टू यू नो एनगल्फ। तो आपको छोटी चीज़ें और हो सके उतनी डायग्रामेटिक चीज़ें, आपके दिमाग की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो आपके दिमाग में इमेजेस ज़्यादा फिट होती हैं एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। तो आप जितनी इमेजेस को देखोगे आपके दिमाग में वो ज़्यादा वो करेगा, और जितने कंसाइज नोट्स होंगे उतना कम टाइम लगेगा, है ना। एंड यू नीड टू डेवलप स्पीड इन योर लाइफ। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, अगर आप शांति से बैठ रहे हो, धीरे धीरे पढ़े जा रहे हो, तो यू विल टेंड टू डिस्ट्रैक्ट मोर, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे। तो इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा स्पीड, जैसे आप साइकिल के बारे में सोच सकते हो। किसके बारे में आप सोच सकते हो? साइकिल के बारे में। धीरे धीरे साइकिल चलाओगे तो यू विल टेंड टू फॉल मोर इजीली, लेकिन थोड़ी सी अगर स्पीड में चलोगे तो आप नहीं गिरोगे। एंड सेम हैपेंस विद रिविजन। दिमाग में 10 थॉट्स चलेंगे अगर आप धीरे धीरे पढ़ाई करोगे, बट स्पीड अगर डेवलप होगी ना तो आपका दिमाग एक जगह पे रहेगा। ये तो बात हुई कि हमें करना क्या है, एंड इसमें कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है, हर चीज़ कंपल्सरी है, यू नो। ओके, लेट मी टेल यू, आपके पास बहुत सारे रीजन है एग्जाम्स को क्लियर करने के। यू हैव दी सेल्फ रीजन कि आपको ज्वाइन करना है, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको यूनिफॉर्म पहनना है, यू वांट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल, आपको ऑफिसर बनना है, आपको पेरेंट्स को भी सेटल करना है। यू वुड बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, बट स्टिल यू आर नॉट वर्किंग यार। इतने सारे रीजन होने के बावजूद यू आर नॉट वर्किंग। सो ये सारे रीजंस को साइड में रखते हैं। दिस टाइम गिव एग्जाम फॉर मी, मेरे लिए एग्जाम दो। मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है मुझे बोलने में। आई एम स्टिल मेकिंग दिस वीडियो इन अ होप कि आपको मैं कैसे भी करके हेल्प आउट करूँ। आगे बहुत प्यारी चीज़ें, इस बार आई वॉन्ट यू टू कि मैं आपका रीज़न बन जाऊँ, मेरे लिए एग्ज़ाम आप क्लियर करो। बहुत कम दिन बचे हैं ना, जस्ट इमेजिन मेरा फेस या मेरी आवाज़ कि यार थोड़े दिन बचे हैं, मैम के लिए, दीदी के लिए, आप या जो भी अपना रिलेटिव समझ पाओ, मेरे लिए एग्जाम दो प्लीज़। और उतनी ही शिद्दत से। ये सारे जो रीजंस पुराने रीजंस हो गए ना, पुराने रीजंस नहीं, हम न्यू लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अभी तक मेरे लिए एग्जाम नहीं दे रहे थे ना, तो न्यू चीज़ क्या हो जाएगी कि आप मेरे लिए एग्जाम देना शुरू करो, ठीक है। गिव एग्जाम फॉर मी। ओके, अब आप शॉर्ट नोट्स की अगर बात कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया भाई कि यू विल रिक्वायर वेरी स्मॉल थिंग्स टू फीड योर माइंड। आपके दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा कि यार इतना सिलेबस नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाट इफ मैं अगर आपको ये बंडल अप करके दे दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे रिविजन नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन वीडियोस, मोटिवेशन का भी बंडल है ना। मोटिवेशन बंडल इसमें मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि आप मोटिवेट होने कहीं जाते हो, फिर वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, देन यू कैन नॉट कम बैक टू दी ओरिजिनल फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। और अभी हम डिस्ट्रैक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है टाइम। इसलिए मैंने मोटिवेशन बंडल भी इसी में डाल दिया है कि स्टे हियर ओनली। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप अगर मैं आपको बता दूं तो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको बता दूं तो, हाउ अबाउट दिस। आप ये थोड़ा सोच के देखो कि ये सारी चीज़ें चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास है तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आई एम रेडी टू गिव इट टू यू। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्कैटर्ड चीज़ें हमेशा फेलियर देती हैं। मेरा खाना हमेशा जल जाता है जब मैं सारे मसाले और सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए वो अलग अलग रखती हूँ। गैस चल रहा होता है, कहीं मैं सॉस लेने भाग रही हूँ, कहीं मैं प्याज काटा हुआ नहीं है उस टाइम पे प्याज काट रही हूँ, फिर जल्दी जल्दी में गैस थोड़ा धीरे कर रही हूँ, फिर बंद कर रही हूँ, फिर भाग रही हूँ दूसरे मसालों लेने के लिए। एंड इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग कि इतने एफर्ट
के बाद भी, इतना भागने के बाद भी खाना कैसा बना, जला हुआ। और मैं क्या हूँ, मेरा मोटिवेशन टोटल डाउन, एक फेलियर की तरह मैं दिखूंगी कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद, इतना भागने के बाद आई लैंडेड अप नोवेयर। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो आप? ऑर्गेनाइज चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हाउ अबाउट कि आप सारी चीजें इकट्ठा करके रखो, सारे इंग्रेडिएंट्स काट के, प्याज लहसुन जो भी है काट के, चटनी बना के, सारे मसाले एक साथ इकट्ठा करके रखो एंड मेक बेस्ट ऑफ फूड्स। अगर आपको नहीं आता, मम्मी से पूछ लो, यूट्यूब वीडियो देख लो यार कि खाना कैसे बनाना है ना, वो पूरा प्रोसेस समझ लो, देन यू कैन मेक बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड्स यार। इसमें आपका एफर्ट कम लगा है बट अप्रोच नहीं है। यू नीड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स टू मेक बेस्ट ऑफ इट, ठीक है? सो व्हाट आई मीन टू से इट कि आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, अपने ब्रेन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। देखो कि एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज इजी एंड आई कैन डू इट। आपका जो दिमाग का डिफॉल्ट है ना, चलो मैं आगे वापस आपसे बात करूंगी कि आपके दिमाग का डिफॉल्ट मतलब हम जहां से ओरिजिन हुए हैं, इवोल्यूशन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, हम बंदर से, प्राइमेट से जन्मे हैं, है ना? और प्राइमेट्स जंगल में रहते थे और उनका डिफॉल्ट ही डिफेंसिव मैकेनिज्म है ना? डिफेंसिव मैकेनिज्म कि हम पे कोई अटैक कर देगा, हम मर जाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा। ये सारे नेगेटिव थॉट्स ही हमारे डिफॉल्ट है, ये हमारी जीन्स में है। सो वी हैव टू पुट एन एफर्ट टू इरेडिकेट इट। सो वी नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ कंसाइज फॉर्म, इन अ बंडल फॉर्मेट। अगर आपके पास है, कोई बात नहीं है तो आई विल प्रोवाइड इट टू यू। आगे सुनते जाओ इनकी ज़रूरत कैसे होगी और आप कैसे कैसे करोगे। ये तो सारी बात हो गई कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, नया क्या नहीं करना, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना अभी, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव फील करते हो ना, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि यार मम्मी ने ऐसे कैसे बोल दिया, पापा ऐसा क्यों चाहते हैं, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, फ्रेंड ने अच्छा रिप्लाई नहीं दिया, मैंने तो ज़रूरत के टाइम पे उसकी हेल्प की थी, वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। ये सारे क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, है ना? या तो आपके दिमाग में चल रहे हैं या तो आप अपने क्लोज्ड वन से इन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, है ना? स्टॉप डूइंग इट। फॉर मी एटलीस्ट, यू नो, यू आर डेडिकेटिंग दिस न्यू लाइफ टू मी, एटलीस्ट जब तक सक्सेस ना हासिल कर लो। सक्सेस के बाद आई डोंट वांट योर क्रेडिट, आप किसी और को दे सकते हो, बट फॉर द सेक ऑफ न्यू लाइफ, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए तो आपने ट्राई कर लिया बट यू फेल्ड इन दैट, है ना? सो स्टॉप दिस आर्ग्यूमेंट्स। अगर कोई बोल रहा है कि भाई हाथी उड़ता है, ओके उड़ता है, लेट इट बी फॉर सम डेज, उसके बाद जवाब दे देना भाई, वरना पीडीएफ में नाम नहीं आएगा ना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा आपके पास, है ना? फिर वो बोलेगा हाँ भाई हाथी नहीं उड़ रहा था ना तेरा, तेरी उड़ गई लेकिन, है ना? सो प्लीज ब्लॉक योर आर्ग्यूमेंट्स। समझ आ रही है बात, ठीक है? और अपने ये थॉट्स पे थोड़े से कंट्रोल रखने पड़ेंगे। होगा नहीं होगा, नहीं होगा, ये सब एग्जाम, मतलब यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर थिंकिंग एज वेल, है ना? बताओ अभी सोचने का क्या मतलब है कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा? एग्जाम के बाद ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा यार कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। डज इट मेक एनी डिफरेंस इन द रिजल्ट ऑफ योर एग्जाम? नो, राइट? सो थिंक ऑर्गेनाइज्ड, वही सोचो विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। मत सोचो वो चीजें जो नहीं रिक्वायर्ड है ना? उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया। एंशियस मत हो फालतू। क्यों एंशियस हो रहे हो कि नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, है ना? आफ्टर माथ एग्जाम कहते हैं उसे, कि मैं एग्जाम के बाद क्या करूंगा, एग्जाम के बाद नहीं हुआ तो दूसरी एग्जाम की तैयारी कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा, क्या नहीं करूंगा। ये सब 3 सितंबर के बाद की सोचने की चीजें हैं। प्लीज पोस्टपोन दैट, है ना? प्रोकास्टिनेट करते हो ना, सारी प्रोकास्टिनेशन इस चीजों में लगा दो जो चीज आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो अभी, ठीक है? स्टॉप बीइंग एंशियस, स्टॉप बीइंग मैड एट योरसेल्फ, जस्ट हैव पीस विथ योरसेल्फ। अकेले बैठो, यू नीड टू हैव अलोन टाइम राइट नाउ, ठीक है? बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, ये वही बात हो गई। ये अगर आपके फोन की बैटरी कम है, किसकी? फोन की आपकी बैटरी कम है, तो आप कैसे ट्रीट करते हो उसे? आप उसे ओवर यूज नहीं करते हो, है ना? आप उसे ओवर यूज नहीं करते हो। जो चीजों की आपको जरूरत नहीं है आप उसे यूज नहीं करते हैं, तुरंत से उसे चार्ज में लगाने की कोशिश करते हैं।
आप भी अभी एक लो बैटरी की तरह ऑपरेट कर रहे हो, आपको चार्जर लगाने की जरूरत है। आपका चार्जर क्या है? all the things which is nourishing you and your brain. You need efficient water, you need sufficient amount of sleep, you need sufficient amount of nutrition. देखो आप है ना अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं भरवाओगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे जितना भी जोर लगा लो, जितनी भी चीजें कर लो, वो स्पीड नहीं पकड़ेगी जो पकड़नी चाहिए। तो यू नीड टू फिल द फ्यूल फर्स्ट, और फ्यूल रियल वाला फ्यूल। डीजल की जगह पानी डाल दोगे तो योर कार विल नॉट रन माई किड, है ना। तो भाई न्यूट्रिशन की जगह पे अगर आप जंक फूड खा रहे हो कि चलो पेट तो भर गया ना मेरा, प्लीज नो, अगर आपके घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, प्लीज इस पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो कि टू गेट सम न्यूट्रिशन, टू गेट सम स्लीप एंड वाटर। समझ आ रही है? डू नॉट सैक्रिफाइस दीज थिंग्स फॉर स्टडी। ये जरूरी है, आप अपने बॉडी को सपोर्ट करोगे तभी आपका बॉडी इन टर्न आपको सपोर्ट कर पाएगा। डू नॉट ओवर यूज क्या कर रहे हो? अभी आपके ब्रेन को है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक बहुत वास्ट सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। कैसे करना है वो मैं आगे बता रही हूँ, ठीक है। पहले बात ये है कि कैसे कर रहे हो आप, क्या नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। डू नॉट ओवर यूज, मत अपना दिमाग लगाओ फालतू चीज़ों में, है ना। क्यों अभी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है? आपका एक सिंगल फोकस है एंड दैट इज CDS 2 2023 एग्जाम। आपके दिमाग में और कोई गिला शिकवा अभी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, जस्ट बी सेल्फिश फॉर रेस्ट ऑफ द डेज फॉर CDS 2 2023 एग्जाम। बी सेल्फिश फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। इस दिन के बाद 3 सितंबर को जब भी एग्जाम से निकलोगे ना, यू कैन कॉल अप एवरी पर्सन इन योर लाइफ और पूछ सकते हो कि हाँ भाई कहाँ हेल्प कर दूँ या कौन सी गॉसिप हमें करनी है। अब शुरू करते हैं कि भाई एक्चुअल रिविजन हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। फाइन, समझ आ रहा है? ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने CDS 2 2023। इसका रिवीजन कैसे करना है और किस किस चीज़ों का रिवीजन करेंगे। एंड माइंड यू, ये जो सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ। आई यूज टू लिव इन हॉस्टल। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, है ना, जबकि 75% अटेंडेंस कंपल्सरी थी, बट माई प्रायोरिटी वॉज द CDS एग्जाम। मुझे ये देना था। आई लेफ्ट माई अटेंडेंस, आई लेफ्ट माई एग्जाम ऑल्सो एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। मैंने इसी की तैयारी करी। बहुत खुश हुआ करती थी मैं कि अकेले बैठ के मैं पढ़ रही हूँ, है ना। हॉस्टल में जब सब लोग कॉलेज जा रहे हैं तब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, जब सब लोग वापस आ जा रहे हैं तो अलग स्टडी रूम में जाके पढ़ रही हूँ। सब लोगों की छुट्टी हो गई, सब घर चले गए हैं, तभी भी मैं हॉस्टल में अकेले बैठ के पढ़ रही हूँ, है ना। सब लोग आ गए, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब मैं घर चली जा रही हूँ। तो आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन विद द सब्जेक्ट्स जो मुझे एक्चुअल एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करने वाले हैं, एंड नॉट विद द पीपल जिसके साथ आप गॉसिप करो, आपको एंटरटेनमेंट मिले एंड यू जस्ट पास योर टाइम, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी नोट के साथ मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, है ना। रिविजन का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहने वाला है? हमारा रिवीजन का फॉर्मूला रहेगा 90-70-30। हम बेवकूफ़ों की तरह हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं अभी, है ना। बेवकूफ़ों की तरह हम हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने वाले हैं। हम 90-70-30 फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। इसका क्या मतलब होता है? 90-70-30 का फॉर्मूला का मतलब है हमें उतनी पढ़ाई करनी है जिससे हमें सिलेक्टेड कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स आ सके। उसके आसपास थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। उसके लिए आई विल सजेस्ट फिजिक्स, पॉलिटी एंड डिफेंस। मैं इन सबके सोर्सेज भी बता दूंगी अभी आपको, ठीक है। फिजिक्स, पॉलिटी एंड डिफेंस से आपके बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इनको पढ़ने में आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। मेरे पास तैयार नोट्स है, उसको पढ़ लोगे, काम हो जाएगा आपका सीधा। मतलब इसमें आप 90% स्कोर कर सकते हो। मतलब फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। पॉलिटी के 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आराम से 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें जैसे
कमांड्स कहाँ पे हैं, इक्विवेलेंट रैंक्स क्या है, कौन कौन से वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट आपके आंसर्स दिलवा सकती हैं। 70% आपकी कौन सी कैटेगरी है, इंडियन ज्योग्राफी। नोट करना, मैंने ज्योग्राफी नहीं लिखा क्योंकि उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करोगे तो चलेगा। इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसमें आप 70% स्कोर कर सकते हो। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैंने स्लैश में क्यों रखा है, क्योंकि ये टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, है ना। या तो आप बायोलॉजी 70% कर दो या तो केमिस्ट्री 70% कर दो। एंड माइंड यू, यहाँ पे मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ कि ये साइंस के बच्चों के लिए है, ये कॉमर्स के बच्चों के लिए है या आर्ट्स के बच्चों के लिए है। नो, आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट इज रिक्वायर्ड, किसकी जरूरत है। फॉरगेट इट, मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है ना, आप बोल ही नहीं सकते हो कि यार मैं साइंस का बच्चा नहीं हूँ और तो मैं साइंस नहीं पढ़ सकता हूँ। आप बोल ही नहीं सकते कि मैं आर्ट्स का बच्चा नहीं हूँ तो मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं छूऊंगा। मैंने हर चीज़ बेसिक से सीरियस लेवल तक आपको कराई है। सो प्लीज़ डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूजेस। मैंने बिल्कुल बेसिक्स के स्टार्ट किया है एज इफ आपने वो सब्जेक्ट्स पहले कभी पढ़े ही ना हो, है ना। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच में आप थोड़ा देख सकते हो, या केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा भी अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप केमिस्ट्री को 70% स्कोर करने की सोचो। ये अभी मैं आपको माइंड मेकअप करने के लिए बोल रही हूँ। ये सब कैसे करना है ये मैं ही बताने वाली हूँ, है ना, ठीक है। और फिर करंट अफेयर्स भी हम 70% इसमें स्कोर करेंगे। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के कर पाएंगे और बाकी बची 30%, मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़ेंगे, या तो पूरी पढ़ेंगे तो डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम इतना स्कोर करेंगे जिससे हमारे 30% मार्क्स आ जाए, है ना। फिर मैंने बायो और केमिस्ट्री को स्लैश में रखा है। अगर आपको बायो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था तो उसमें आप 70% स्कोर करने का एम रखना, फिर आप केमिस्ट्री को 30% वाले ब्रैकेट में डाल सकते हो और वाइस वर्सा। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप उसे 70% वाले ब्रैकेट में रखो और बायो को इसमें रखोगे। सेम गोज फॉर हिस्ट्री अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप इसको ओनली इंपॉर्टेंट करके छोड़ सकते हो। एंड सेम विद द इकोनॉमिक्स में अब 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं ना। सो यस, अब आप इसमें ओनली इंपॉर्टेंट करोगे और 30% स्कोर करोगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ये सब मिला के 90, 70, 30 मिला के आपका 40 to 50 मार्क्स पक्का स्कोर कर सकते हो आप। ये जो फॉर्मूला है वो उससे कहीं ज़्यादा का है, बट आई एम स्टिल एश्योरिंग ये तो मतलब एक पॉजिटिव नोट पे लेके चल रही है। इससे थोड़ा कम भी करोगे तो भी आपका जीके बहुत सही तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ आपको है ना कि कैसे करें रिविजन वो बताती हूँ, कैसे करना है। सबसे पहले दिमाग की फिजियोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिमाग की क्या फिजियोलॉजी है, क्या डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं भाई, जैसे मैंने बताया इवोल्यूशन वाली चीज़ों में कि हम वो वाले जीन्स कैरी कर रहे हैं, अभी भी वो डिफेंस मैकेनिज्म वाले जीन्स कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कौन से, कि हमारा दिमाग पैसिव मोड में अगर चला जाएगा तो हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, है ना। धीरे धीरे हम पैसिव मोड में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ, है ना, किताब पढ़ते पढ़ते कब मैं धीरे धीरे पैसिव हो जा रही हूँ मुझे भी नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे कब मैंने दूसरी चीज़ें सोचना शुरू कर दिया कि मम्मी आज क्या बनाएंगी डिनर में, क्या टेस्टी होगी, मतलब भिंडी की सब्जी टेस्टी बनाएंगी, आज कौन से मेहमान आने वाले हैं घर पे, यार वो दिमाग खा जाएंगे, है ना। ये पैसिव माइंड से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसिव मोड से एक्टिव मोड में रिविजन करना पड़ेगा। व्हाट इज एक्टिव मोड ऑफ रिविजन, स्पीड, यू नीड स्पीड रिविजन, ठीक है। अभी मैं आगे भी बताती हूँ कि आप मैप करके कैसे पढ़ाई करोगे, बट ये पॉइंट याद रखना कि पैसिव मोड में पढ़ाई होगी ना तो भाई दैट इज ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है उस रिविजन का जो आप पैसिव मोड में कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। देखना जो हम पढ़ चुके हैं इज नॉट रिविजन। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तभी ऐसा होता है ना, इतना पढ़ के जाते हो एग्जाम में क्यों नहीं आते हैं, सॉल्व क्यों नहीं होते क्वेश्चन, बिकॉज आपको खुद को पता नहीं होता कि आपको नहीं आते कंसेप्ट, आपको नहीं समझ आए,
ठीक है, ये पॉइंट आया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैप करके कैसे पढ़ा जाता है, समराइज करके कैसे पढ़ा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज रिविजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेमोरी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम गॉन। मैंने कोई चीज़ 1 साल पहले पढ़ी है तो वो मैं भूल चुकी हूँगी, 2 साल पहले पढ़ी है तो मैं वो भूल चुकी हूँगी। आई नीड टू रिवाइज इट अगेन, मुझे वापस से अपनी दिमाग की मेमोरी में उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ आई बात? येस, यू नीड टू डू दिस। अब पढ़ाई करोगे कैसे आप? एग्जैक्टली आपको रिविजन करना कैसे होगा, उसका सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका ये है कि जो भी आपके शॉर्टेस्ट फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो ये होने चाहिए। नहीं है तो मैं दे दूंगी आपको, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं उसमें से सारे पॉइंट्स पहले तो आप पढ़ लो, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि बहुत सारा सिलेबस आपका हुआ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है, मैंने इसको कबीर सिंह और प्रीति के माध्यम से समझाया था अपने नोट्स में कि भाई यहाँ पे कबीर सिंह आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी प्रीति है। जहाँ जहाँ प्रीति जाएगी वहाँ वहाँ कबीर सिंह उसे बचाने जाएगा। इन दिस वे आई हैव टॉट यू, है ना। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास पहले पूरी नॉलेज नहीं है तो व्हाट विल यू डू, व्हाट यू विल डू इज कि पूरे नोट्स आप पढ़ लोगे, पहले सारे फैक्ट्स एंड फिगर से रूबरू हो जाओगे, सारी चीजें जान लोगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये टॉपिक पता ही नहीं है। पता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, आप डायरेक्टली समराइज योरसेल्फ वाले स्टेप पे जा सकते हो। समराइज योरसेल्फ का मतलब क्या है कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, नाउ क्लोज योर नोट्स, इसको बंद कर दो, ये आपके सामने नहीं होना चाहिए अभी। दूसरा, एक प्लेन पेपर लो और उसमें चीज़ों को मैप करना शुरू कर दो। जैसे अच्छा मुझे AGI के बारे में जानना है, AGI के बारे में अच्छा आर्टिकल नंबर बता दो फटाफट, इसके रूल्स बता दो, इसकी क्वालिफिकेशंस बता दो जल्दी। ये सारी चीज़ें है ना फटाफट फटाफट लिखो, और अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिखनी, खराब से खराब स्पीड से स्पीड में लिखना है, क्योंकि हमें पैसिव मोड पे नहीं जाना है ना। पैसिव मोड में जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड डिस्ट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटिवेशन। और अभी हम डीमोटिवेट होना अफोर्ड नहीं कर सकती है ना। तो भाई बिना देखे फटाफट फटाफट लिखो। आपको रीडेबल हैंडराइटिंग में नहीं लिखना, जल्दी 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 खत्म करते जाना है ताकि शक ना रहे दिमाग में कि आपको आता भी है या नहीं। फटाफट फटाफट लिखते जाओ, इसके रोल्स क्या होंगे, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, इसका रिमूवल कैसे हो सकता है, फटाफट 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 जस्ट रीड इट आउट एंड देन अगेन नोट्स को देखो। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो आपसे छूट गए हैं उसको देख लोगे। इस तरीके से एक्टिव, इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव रिविजन। इससे आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि भाई आपको नहीं पता कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है। समझ आया? रीड फर्स्ट देन समराइज इन योर ओन टर्म्स, लिख लिख के, है ना, एंड देन रीड रहे। अब है ना, इसमें ऐसे मत जाना कि मेरे पास बहुत कम टाइम है तो लिखने का टाइम नहीं है भाई, तो फिर आप भूल जाओगे, एग्जाम में नेगेटिव करके आओगे। खराब से खराब हैंड राइटिंग, स्पीड से स्पीड में लिखो, बट करो, लिखो, ठीक है। रीड योर पॉइंट्स अगेन, कि जितने भी पॉइंट्स छूट गए हैं कि चलो हाँ भाई ये पॉइंट याद नहीं आ रहा था, ये छूट गया, उसे वापस देखो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस भी मैं ही आपको देने वाली हूँ, सो डोंट वरी, क्वेश्चंस को देखो। पैसिव मोड में जाओगे, क्या होगा आपके साथ, 1000 थॉट्स आएंगे दिमाग में, भाई वो मैसेज कर रहा होगा, कर रही होगी, मैंने रिप्लाई नहीं किया, बुरा लगेगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, है ना। गदर 2 आ गई है, OMG 2 आ गई है, मूवी देखने जाना पड़ेगा वरना मैं मिस्ड आउट फील करूंगा। रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है, क्या मेरा रोल नंबर आएगा उसमें या नहीं आएगा, है ना। बॉल पार्टी में किसको लेके जाऊंगा साथ में, और भाई बिग बॉस में क्या चल रहा है, ये तो सबसे बड़ा कलेश है। इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना, है ना। लड़कियों के लिए खासकर, पापा शादी करा देंगे अगर एग्जाम नहीं निकला तो, है ना। या तो लड़के सोचेंगे कि कोई लड़की नहीं देगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाऊंगा अगर ये मुझे एग्जाम नहीं निकला तो, है ना। और ये अलग चीज चल रही है, मतलब दिमाग में छप जाता है ना, इतनी रील इतने यूट्यूब शॉर्ट्स, तेरे वास्ते, यही दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा है। तो भाई यू नीड टू ब्लॉक दीज थिंग्स आउट, है ना। ये पैसिव मोड का ही नतीजा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है। यू नीड टू ब्लॉक दिस थिंग्स आउट। करोगे कैसे? करोगे ऐसे जैसे, मतलब
सब सामने है ना, थिंकिंग वर्सेस डूइंग। अगर मैं सोच रही हूँ ना कि आई हैव टू डू दिस, अब मुझे सोच सोच के तैयारी करनी है, बुक खुली है और तैयारी करनी है, तो भाई थॉट्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। बहुत मुश्किल है थॉट्स को कंट्रोल करना, एंड दैट विल लीड टू मोर एंड मोर डिस्ट्रैक्शन। बेटर है कि जो काम आप करते हो, जैसे कि अगर आप बैठे हो और सोच रहे हो कि मुझे भागना है, मुझे ये करना है, तो भाई आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट इनटू आवर कंट्रोल, बट डूइंग इज इन आवर कंट्रोल। भागना इटसेल्फ इज इन माय कंट्रोल, है ना। जल्दी जल्दी अगर मैं लिख रही हूँ चीज़ें, जैसे ये मिलिट्री पैरामिलिट्री के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है मेरे नोट्स में, तो इसको अगर मैं लिख रही हूँ कि अच्छा चलो भाई इसमें CAPF में क्या क्या आता है, मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या क्या आता है, ये लिखना मेरे अंडर में है ना। लिखते लिखते कब रुक जाना, कंटिन्यूस लिखना, कि स्पीड से लिखना, दैट इज अंडर माय कंट्रोल। तो ये कम डिस्ट्रैक्टिंग होता है ना, दिमाग में थॉट्स नहीं आते अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो, राइट। ओके, एक्यूरेसी इन अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा किस में आएगी, जब आप करोगे, आप लिख ही नहीं पा रहे हो, आप सोचोगे ना ओ भाई मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि होम मिनिस्ट्री में क्या क्या आ रहा था, याद क्यों नहीं आ रहा कि कोस्ट गार्ड किसके अंडर आ रहा था, होम मिनिस्ट्री के अंदर या आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तब ऑन द स्पॉट आपको चीजें पता लग रही हैं कि भाई आपको चीजें याद रह रही है या नहीं, वरना आप इसमें भ्रम में रह जाओगे। जब सोच सोच के सिर्फ रीड करोगे ना चीजों को, रीडिंग इज नॉट इक्वल टू रिविजन, भाई इस चीज को याद रख लेना, रीडिंग इज नॉट इक्वल टू रिविजन, सीइंग योर नोट्स इज नॉट रिविजन, यू हैव टू डू एक्टिव रिविजन। भाई ये न्यू अप्रोच आपको अडॉप्ट करना ही करना पड़ेगा। अब एक्चुअल चीज पे आते हैं, एक्चुअली आप क्या करोगे। एक्चुअली आपका रियल रिविजन का पैटर्न क्या रहने वाला है, What will be your pattern? देखो अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, मेरा 100% दिमाग यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया। मेरी हर प्रेजेंटेशन में बहुत क्रिएटिव, बहुत सुंदर बनाती हूँ, है ना, बट इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बताया है क्योंकि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि दिस इज रिक्वायर्ड, भाई माइंड मैप्स आर रिक्वायर्ड। देखो आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ो, फिर उसे मैप करो। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे सारे नोट्स हैं, ठीक है, ये सारी बुकलेट्स आपको दिख रही हैं, इस तरीके से मैंने दे रखी है, ये सारी बुकलेट दे रखी है। एक सब्जेक्ट पकड़ो, फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, फिजिक्स में अच्छे से मैंने आपको नोट्स बना के दिए हुए, उन नोट्स को पढ़ोगे पहले, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे पॉलिटी के अच्छे से चार्ट्स को पढ़ा, आपने फिर केमिस्ट्री को अच्छे से देखा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती हैं, ऐसे करके आपने सारी रिवीजन बुकलेट्स को ऐसे 1 by 1 गो थ्रू किया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी पढ़ना चाहा और पॉलिटी में दैट टू फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। अब आपके बीच में टॉपिक आया है फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिस्ट भी करा दूंगी, सो डोंट वरी। तो अब मैं लिखूंगी कैसे, देखो अभी मेरे आसपास कोई नोट वगैरह नहीं है, आप मुझे बस याद कर करके लिखना है कि यार फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में था, अच्छा पार्ट ये 4A में था, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था 1976 में, ठीक है। कौन सी कमिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, स्वर्ण सिंह कमिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। देखो जैसे हैंड राइटिंग यहाँ पे समझ में नहीं आ रही ना, आपकी भी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आनी चाहिए, आपको ये दूसरी बार ये काम भी नहीं आने वाला, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी सारे नोट्स दे चुकी हूँ, है ना। तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं है कि चलो यार लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखो, यू जस्ट हैव टू, जिस स्पीड में आप बोल रहे हो उस स्पीड में आपको, ये मैं एक्चुअल रिविजन कर रही हूँ, स्पीड से मैं बोल भी रही हूँ, इस स्पीड से मैं लिख भी रही हूँ, इससे जल्दी रिविजन होगा और कम डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें से जो 10 ड्यूटीज हैं उसको 42nd अमेंडमेंट में यूज किया गया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो 11th थी वो तो भाई 86th अमेंडमेंट में 2002 में ही आई थी, अभी 2002 में ही आई थी। फिर याद कर लो फटाफट से कि 11 ड्यूटीज कौन सी थी, हमें नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो स्ट्रगल है उसे चेरिश करना है, साइंटिफिक टेम्पर
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना है जो डिग्निटी ऑफ वुमेन को ठेस पहुंचाती हो। राइट टू एजुकेशन भी इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आपको कंपल्सरीली एलिमेंट्री एजुकेशन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कहाँ से ली गई है? फटाफट ऐसे। अब मैं फटाफट से अपने नोट्स गो थ्रू कर लूंगी, है ना, फटाफट से अपने नोट्स गो थ्रू कर लूंगी कि भाई कौन कौन से पॉइंट मुझसे मिस हो गए या कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई सही तो नहीं हो गया। मैंने सारे रिवीजन नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं। यस, दिस इज रिगार्डिंग जीके ओनली, इसमें इंग्लिश और मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें बस जीके हैं। बट ये सारी बुकलेट्स इस तरीके से मैंने दे रखी है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले पढ़ लो। अगर आपको नहीं इंपॉर्टेंट स्टफ कहीं से मिला है तो आप पढ़ लो, देन स्टार्ट मैपिंग इट, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चंस भी मैंने देख रखे हैं। एंड फाइनली जब आपके सारे सब्जेक्ट्स इस तरीके से निकल जाते हैं ना 90, 70, 30 कंसेप्ट से, ये फॉर्मूला यूज करके फिर आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं ना, देन यू हैव टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, ये आपकी अदर देन नॉलेज चीजें टेस्ट करता है, जैसे कि क्या आप में ग्रीड है या नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है, आपको चीजें पता नहीं चल रही है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ टिकिंग इट आउट कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो। तो यू विल रेक्टिफाई योर सेल्फ इन द मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट में सारी गलतियां सॉल्व कर लेनी है ताकि कोई गलती बचे ही ना रियल एग्जाम बैटल के लिए, है ना। आपको देखना है कि भाई आपको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आप ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आ रही हैं भाई, है ना, कौन से सब्जेक्ट में आप मिस आउट कर जा रहे हो। और अगर बहुत सारे सवाल आपको आते भी नहीं होंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, बट उस डीमोटिवेशन के साथ आपको कैसे अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आगे के क्वेश्चंस के लिए, ये सारी चीजें मॉक टेस्ट आपको सिखाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट से ही आप ये सारी चीजें सीखोगे। तो भाई मॉक टेस्ट एटलीस्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भाई ये सारे नोट्स देख लिए, इस तरीके से मैप कर लिया, एंड देन मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे दिए, मतलब क्वेश्चन की वीडियो भी एक ही साथ एक ही फोल्डर में यहाँ पे क्लब करके दे दी है, ठीक है। अब ये चीज आपको कहाँ मिल रही है, मतलब एक ही फोल्डर में सब डाल दिया है, इसलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, कहीं और जाओगे नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फिर यूट्यूब पे पहुंचते हो आप, यूट्यूब पे फिर डिस्ट्रैक्ट होके वापस आ जाते हो, है ना, पता नहीं चलता। कभी कभी तो मैंने किसी काम से फोन लिया होता है, फिर वो काम रह जाता है, आधे घंटे बाद याद करने की कोशिश करती हूँ तो याद भी नहीं आता कि मैंने फोन लिया क्यों था। हैपेंस, एग्री करना कमेंट सेक्शन में अगर आप भी सेम चीज अपीयर कर रहे हो या मैं ही डिस्ट्रैक्टेड हूँ सबसे ज्यादा, ठीक है। तो मैंने आपको एमसीक्यूज भी दे दिए हैं यहाँ पे सारे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। मैंने इन सारी वीडियोस में बच्चों की तरह क्वेश्चंस को आपको दिया हुआ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल यहाँ पे, ठीक है। मोटिवेशन बंडल आपको दे दिया है मैंने, देखो जैसे ये मोटिवेशनल सॉन्ग्स, अगर थोड़ा भी ऐसा लग रहा है, म्यूजिक थेरेपी इज सुपर सुपर इफेक्टिव, सुपर सुपर इफेक्टिव भाई। मतलब आप किसी की डेथ सेरेमनी में अगर दूर से भी क्रॉस करते हो, मतलब आपका रिलेटिव है भी नहीं, बस आपको दूर से वो मैयत के गाने सुनाई देते हैं, तो आपको थोड़ा सा बैड फील होता है ना, भाई दिस म्यूजिक प्रोड्यूसेस रेस्पेक्टिव हार्मोन्स, जैसा म्यूजिक बज रहा होगा वैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप क्यों एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो जाते हो, वर्कआउट म्यूजिक्स की तरह आप क्यों यूज करते हो इनको, क्योंकि ये ऐसे बोल्ड सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स आपके अंदर वो डोपामिन रिलीज करती हैं, विच हेल्प्स यू टू गेट फोकस्ड, और आप और एक्साइटेड फील करते हो, है ना। तो इन नोट्स के अलावा, ये जो सारे नोट्स दिख रहे हैं, नोट्स के अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी दिए हैं, और मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी एक जगह पे दे दिया है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। यू नीड टू हैव दिस फोल्डर। कहाँ मिल जाएगा? डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। डिफेंस मेनिया ऐप पे मैंने आपको पूरा वो फॉर्मेट समझा दिया है कि आपको किस तरीके से करना है। अब आपके पास है तो दैट इज फाइन, अदरवाइज जस्ट टेक इट आउट। आपके पास ये होना चाहिए, चाहे आपने पढ़ाई स्टार्ट करी हो तो भी ठीक है, चाहे आपने पढ़ाई स्टार्ट ना भी की हो, यू नीड टू हैव दिस रिविजन नोट्स
और आपको करना ही पड़ेगा, आपका एग्जाम रिस्क पे लगा हुआ है, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए भी हैं, उसका भी सोर्स आपको अभी बता दूंगी मैं। सबसे पहले जस्ट लिस्ट इट आउट, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो आने वाले हैं। फिजिक्स की बात करें तो लेंस और मिरर के क्वेश्चन हर बार आते हैं और आप वीडियो पॉज करके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी देख सकते हो। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, चलो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, माइंड यू ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक्स हैं सारे, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इमेज कहाँ फॉर्म हुई, कैसी फॉर्म हुई, साइज क्या है उसकी, रियल है या वर्चुअल इमेज है ना, इस लेंस के या इस मिरर के एप्लीकेशंस क्या होंगे, है ना। आपसे एप्लीकेशन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसे आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका फिनोमेना ऑफ लाइट, पक्का आएंगे इसका क्वेश्चन। स्कैटरिंग हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, डिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ये सारे फिनोमेना लाइट हो गए। ये एप्लीकेशन पूछे जाएंगे और मैंने अपने नोट्स में वो सारे एप्लीकेशन इनकलकेट कर रखे हैं जो सीडीएस पूछता है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, उससे बाहर लगभग कभी भी सीडीएस ने नहीं पूछा है। सो प्लीज ये फिनोमेना ऑफ लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेजिस्टेंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। R = ρ L / A, इस फॉर्मूला के ऊपर हर बार ही क्वेश्चन आ रहा है ना। अच्छा, मैंने वीडियो का लिंक नीचे दिया है, 21 टॉपिक्स विच यू कैन नॉट मिस फॉर CDS 2 2023 एग्जाम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारे टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ, दैट वाज अ लाइव क्लास, 4 घंटे में मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा दिए हैं। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो आउट। ओके, इसके अलावा ग्रेविटेशन, इस ग्रेविटेशन के सिंपल फॉर्मूला से भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला क्वेश्चंस आप पॉज करके भी देख सकते हो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि अमीटर क्या करता है, या आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको वो 21 टॉपिक्स वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ। चलो अच्छा, कमेंट करके बताओ आपकी प्रेपरेशन लेवल। देखते हैं ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। कम ऑन टेल मी। ठीक है, फिर क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं कि ऊपर से कुछ नीचे गिर रहा है तो कि एक छोटा पत्थर हो जाएगा, एक बड़ा पत्थर हो जाएगा, दोनों गिरेंगे तो किस टाइम पे गिरेंगे, पहले बड़ा गिरेगा पहले छोटा गिरेगा, दोनों साथ गिरेंगे या दोनों गिरेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई जब भी ऊपर से गिरने वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ट्रिक ले लो, ये दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, सेम टाइम पे गिरेंगे। ओके, फिर आता है लिफ्ट वाला क्वेश्चन की लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट कम होगा या ज्यादा होगा, या फिर यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि लिफ्ट के में आपने पेंडुलम रख दिया है तो क्या होगा। तो भाई इसमें है ना 2 ही फॉर्मूला यूज होते हैं। वेट का फॉर्मूला यूज होता है जब आपके वेट के बारे में पूछा जाता है कि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वेट ज्यादा होगा या कम होगा। तो भाई ये सारी चीजें मैंने नोट्स में भी अच्छे से बताई है और यही चीज मैंने आपको 21 टॉपिक्स ऑफ वीडियोस में भी बताई है। मैराथन वीडियोस जो लंबे लंबे हुए हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा SHM, जो अगर पेंडुलम को आप लिफ्ट में डाल देते हो तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड = 2πL/g। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये आपको टेक्निक सिखा रही हूँ भाई, रिविजन कैसे होता है, लिख लिख के फटाफट कनेक्ट दी डॉट्स, जल्दी जल्दी करो, हो भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। फालतू सोचने में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना उतना कर लो। ठीक है, ओके, आगे अगर चलें, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, इन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दे आर सुपर सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है ये। अगर बैठ के सॉल्व करके देखना, अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और फिर मुझे बोलना कि ये किस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स व्हिच सीडीएस इज आस्किंग। फाइन, ये सारे मैंने आपको करके भी दिखाए हैं 21 टॉपिक्स वाले
वीडियो में। ये हैं आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। क्या हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक, और इसी चैनल पे मैं इन सारे टॉपिक्स के वीडियो धड़ाधड़ लाने वाली हूँ। सो भाई रोज चेक करते रहना, ठीक है। उसमें भी लेक्स की अगर बात करें तो ये तो भाई सीक्रेट क्रश है सीडीएस एग्जाम का। हर बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, या तो करंट से रिलेटेड, करंट में अगर लेक ना हो तो स्टैटिक से पूछ ले रहे हैं। तो भाई आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर दिस लेक, बट आप कमेंट करके बता सकते हो कि अपकमिंग आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मैं इंडेक्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, है ना। इंडेक्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो भाई जस्ट चेक इट आउट, फाइन, ठीक है। तो मुझे ये जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सी चाहिए। वैसे मैं सारी ही बनाने वाली हूँ, बट ऑन प्रायोरिटी आपको जल्दी कौन सी चाहिए ये आप मुझे बता सकते हो, फाइन, ठीक है। लेक्स के बारे में पता चल गया। उसके बाद पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, भाई पॉलिटी बहुत कमाल सब्जेक्ट है। अच्छे से इसे पढ़ा जाए ना, 90% सच में इसमें आ सकते हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पॉलिटी। फंडामेंटल राइट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, है ना, रिट्स हो गए, इमरजेंसी हो गई, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ गया, है ना। और इसको मैंने बहुत ही सही तरीके से यार पढ़ाया है, बहुत ही सही तरीके से पढ़ाया है। नोट्स जरूर देख लेना भाई यार, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे और मेरे नोट्स को कंपेयर करोगे ना, यू विल बी लाइक यार पूरा का पूरा पेपर निकल रहा है, लगभग 90% पेपर निकल रहा है आपका, है ना। फिर आते हैं डिफेंस के क्वेश्चंस कि कौन सी मिसाइल लॉन्च की है, कौन से कंट्री ने क्या किया है ना, हमारे पास कौन, मतलब मिसाइल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डिफेंस से फिर इक्विवेलेंट रैंक के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, कमांड्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कमांड्स के अलावा ऑपरेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारी वीडियो विल बी धड़ाधड़ आती जाएगी। अभी थोड़ा डिले क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ माई बैड थ्रोट, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। अभी बहुत ज़्यादा दवाई खाने के बाद आई एम लिटिल एबल टू स्पीक आउट, ठीक है। तो अब तो ठीक हो ही जाएगा। तो ये सारी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। फिर केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री में ना ये 3 सब्जेक्ट, ये 3 10th क्लास में की एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। इवन इक्वेशन सेम आती है यार, इक्वेशन सेम आ जाती है। यू जस्ट नीड टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली नोट से देख लोगे तो भी इट इज़ ओके। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ना, मतलब बहुत सारी बुक्स ऐसे देखते हैं तो हम साइकोलॉजिकली डर जाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली साइकोलॉजिकल फियर को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल फियर को। ऑलराइट, समझ आ रही है बात व्हाट आई एम सेइंग। इस साइकोलॉजिकल फियर को कैसे निकालोगे, आपके पास बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होंगे ना, आपको डर ही नहीं लगेगा। यू विल बी लाइक इतना सा पढ़ना है, ओ यार 2 मिनट का काम है, अभी कर दूंगा, है ना। लेकिन डिले मत कर जाना, वो करना अभी ही है, फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी से बात करें तो डेफिशिएंसीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ये भी मैंने 21 टॉपिक वाले वीडियो में कवर कर चुका है ना। हिस्ट्री से बात करें, आपने मेरी हिस्ट्री की वीडियो देखी, कंपनी राज वाली, हाउ वाज इट, मस्त ना। ब्रिटिश राज की भी फटाफट आ रही है, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। अगर फिर भी चलो हिस्ट्री की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके बारे में, ट्रैवलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ट्रैवलर्स ने कौन सी बुक लिखी है, या तो एंशिएंट हिस्ट्री से कौन सी बुक और ऑथर है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, बुक्स और ऑथर्स के, और आपके ट्रैवलर के क्वेश्चन हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो मार्केट सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने 21 टॉपिक्स वाले वीडियो में भी पढ़ाया था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। लेट अस सी कि आपका प्रेपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। तो बेसिकली आपको सारे मार्केट सिस्टम पता होने चाहिए, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। मोनोपोली क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, डिमांड सप्लाई कर्व क्या है, आपका डिफरेंस कर्व क्या है, पीपीसी कर्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में अच्छे से कवर कर रखी हैं। समझ आ रही है बात,
Are you getting my point? So let me sum it up. आपको रिविजन करना कैसे है? सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट से इक्वल उम्मीद नहीं लगानी है आपको. अगर आपको हिस्ट्री में, आई एम समिंग इट अप, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. मैं आपको पक्का वहाँ पे जितना भी बड़ा रिप्लाई हो उतना बड़ा रिप्लाई करके आई एम गोना आंसर इट. बिकॉज क्यों? आप मेरे लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए एग्जाम कवर करोगे, इसलिए आई एम होल्डिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर आपको हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड यू आर हार्डली एबल टू सॉल्व 8 क्वेश्चन, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. क्यों? बिकॉज वी हैव सॉर्टेड इट आउट कि हमें इसमें 30% ही स्कोर करना है हिस्ट्री में. अब देखो चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं. इफ यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन 30% तो कंग्रेचुलेशंस. बट येस, हम पढ़ाई इसी तरीके से करेंगे, रिविजन इसी तरीके से करेंगे 90-70-30 वाले फॉर्मूला से. और बात रही रिविजन की, रिविजन किस तरीके से करना है? जस्ट रीड दी नोट्स आउट. नोट्स पढ़ लो, देख लो, और फिर जस्ट फटाफट जिस स्पीड से बोल रहे हो, मतलब बहुत चला के ना बोलो तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मन में भी धीरे धीरे मरमर करके बोल रहे हो, उसी स्पीड से लिखते जाओ. यू डोंट हैव टू राइट वेरी इन वेरी गुड मैनर, है ना? इस तरीके से नहीं लिखोगे आप, मतलब इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में आप नहीं लिखोगे. दिस इज एक्सट्रीमली स्लो. इस तरीके से सिलेबस खत्म नहीं होगा. राइट लाइक दिस, ठीक है? फटाफट ऐसे करके. आपको किसी को पढ़ने में नहीं आना चाहिए. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आना चाहिए, है ना? तो भाई फटाफट लिखो, वापस से नोट्स रेफर करो, जो चीज पॉइंट मिस हो गए हैं या जो आपको नहीं आ रहे हैं, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वो, एंड देन सीक क्वेश्चन अगेन. तो इस तरीके से इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू टू बिगिन न्यू लाइफ, राइट? तो यहाँ पे नीचे है ना, एक बार स्टार्ट में लिख देना कि yes, I am gonna start my new life from today, where I am not going to argue with anyone, I am not using my mental energy anywhere. मेरे दिमाग में CTS 2023 के अलावा कुछ भी नहीं चलने वाला है. Fine, I am gonna switch all the notification off, चाहे वो WhatsApp की हो, YouTube की हो, Telegram की हो, and I'll see all these social media apps on a dedicated time. मेरे टाइम पे जब मैंने डिसाइड किया होगा, है ना, कि 9 से 9:30 I can use for my entertainment purpose, तभी I'll go through all the messages, all the announcements, all the notifications. Otherwise, these notifications will not disturb me whole day. What will you do is, ये जो चीज़ें, अच्छा टाइम पीरियड में आपको बताना भूल गई, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, सिट फॉर 1 to 2 hours एट लेंथ, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है. यू नीड टू डेवलप दैट स्पीड, है ना? डू नॉट गेट डिस्टर्ब, जस्ट सिट फॉर 1 or 2 hours स्ट्रेट, और लिखते जाओ, बोलते जाओ. And after this 1 or 2 hours, you'll see your productivity level will go next level. Fine? So in this way you are going to do your revision. ठीक है? अच्छा, अब चाहो तो अपने फोटो भेज सकते हो, अपने इलेजिबल हैंडराइटिंग की इतनी खराब जो विजिबल नहीं है उसकी मुझसे भेज सकते हो. कहाँ भेजोगे? टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है? डिफेंस मेनर का डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट यू कैन सेंड इट टू मी एंड वी कैन सी कि भाई हाँ, अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि यू आर डूइंग योर वर्क. Fine? Okay, so I am waiting for your more queries to solve. Let us kill it this time and let us just clear this exam this time. Fine? Okay, so I'll see you guys with the new topics I mentioned in the video. So up to date रहना, रोज देख लेना, and all the best.